सूरज बिल्कुल सिर पर था। अपने होटल के बाहर श्रुति कुछ कलेक्ट कर रही थी। उसमें से काफी अच्छी खुशबू आ रही थी। बॉस, क्या मैं जा सकती हूं? मैं डिनर के लिए नहीं आऊंगी, श्रुति ने एक औरत से कहा जो दरवाजे के पास एक कुर्सी पर बैठी हुई थी और एक गोल्डन बर्ड की एम्ब्रॉयडरी बना रही थी। इस औरत की उम्र करीब 40 साल थी और वो काफी पतली थी। वो अपने काले घने बालों का जूड़ा बनाई थी। वो दिखने में बिल्कुल सिंपल थी और एक सिंपल लाइफ जीने में ही बिलीव करती थी। उसने अपना काम बंद किया और श्रुति की तरफ देखकर बोली, हाँ, ज्यादा देर तक बाहर मत घूमना। हाँ, मैं नहीं घूमूंगी, श्रुति ने स्माइल करके कहा। उसने सामान अंदर रख दिया और दरवाजे से बाहर आ गई और बॉस की तरफ देखकर सिर हिलाते हुए चली गई। श्रुति को ज्यादा पेमेंट नहीं मिलती थी, लेकिन उसकी बॉस काफी अच्छी थी। श्रुति की बॉस उससे रहने और खाने का कोई पैसा नहीं लेती थी। वहां का फूड कुछ खास नहीं था, लेकिन श्रुति की बहुत ज्यादा डिमांड भी नहीं थी। फिर भी उसे शाही कबाब बहुत अच्छे लगे थे। मैं बस एक प्लेट ही शाही कबाब खाऊंगी, मैं इस महीने कुछ पैसे बचा लूंगी। श्रुति ने अपना पर्स बगल में दबाया और जल्दी जल्दी चलने लगी। दूसरी तरफ, ये तुम पर उधार रहा नवीन, अब मुझे जाना है। आज के लिए काफी ड्रिंक्स हो गई हैं। अमित ने ककाओ स्कूल के गेट के पास से हाथ हिलाते हुए कहा, हम एक दूसरे से करीब 10 साल बाद मिले हैं। ब्लैक एंड व्हाइट कपड़े पहने नवीन ने कहा, आज रात हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट चलेंगे। ककाओ गांव में काफी अच्छी चीजें मिलती हैं। मुझे नहीं लगता कि करूर में तुम्हें कुछ अच्छा खाना मिला होगा। नवीन के कुछ बाल झड़ चुके थे। उसका चेहरा काफी गुस्सैल दिखता था और अभी उसके गाल ड्रिंक्स के कारण लाल हो गए थे। मैं तुम्हारी बताई हुई कोई भी डिश नहीं खाने वाला। मैं आज रसमलाई खाने जाऊंगा। वो एक कमाल की डिश है। अमित ने काफी शराब पी ली थी, लेकिन उसे अभी भी सुबह खाई रसमलाई का टेस्ट याद था। रसमलाई? ये क्या चीज है? नवीन ने पूछा। तुम्हें ऐसे अजीब नाम वाली चीजें कब से पसंद आने लगी? नहीं, ये कोई अजीब डिश नहीं है। इसका टेस्ट हर उस डिश से 1000 गुना ज्यादा डिलीशियस है जो तुमने अभी तक खाई होंगी। नवीन, तुम अब 80 साल के हो चुके हो, लेकिन अब भी बहुत कुछ तुम्हें देखना बाकी रह गया है, अमित ने कहा। रमन और बाकी देवी मंदिर के ऑफिसर्स चौंक गए। वो सभी अजीब से एक्सप्रेशंस बनाकर अमित की तरफ देखने लगे। कोई भी ककाओ स्कूल के प्रिंसिपल से इस तरह बात नहीं करता था, भले वो देवी मंदिर का सबसे बड़ा ऑफिसर ही क्यों ना हो। एक बार नवीन की लड़ाई स्कूल की किसी बात पर देवी मंदिर के सबसे बड़े ऑफिसर से भी हुई थी और उनकी लड़ाई बहुत भयानक थी। इतनी भयानक कि देवी मंदिर की छत में छेद हो गया था, जिसे रिपेयर करने में महीनों लग गए थे। बाद में देवी मंदिर वालों को ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा था, लेकिन अब प्रिंसिपल नवीन बिल्कुल भी गुस्से में नहीं दिख रहे थे। हाँ, अब तुम यहीं रहने लगो तो खूब रंग जमेगा। आज मैं भी तुम्हारे साथ वो रसमलाई नाम की डिश खाने चलता हूं, नवीन ने स्माइल करके कहा। अमित ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, वहां और भी डिशेस हैं और सब की सब कमाल की हैं। उस रेस्टोरेंट का जो ओनर है वो मेरी स्टूडेंट का पापा है। चलो अब हमें जल्दी चलना होगा। जब तक हम बातों में लगे रहेंगे उतनी देर में रेस्टोरेंट की लाइन और लंबी हो जाएगी। सर, आज ऑलरेडी आपको एक जगह डिनर के लिए जाना है, एक ऑफिसर ने तुरंत कहा। अरे, मैं तो भूल ही गया था। अमित, आज रात में वो रसमलाई नहीं खा पाऊंगा। लेकिन एक बात बताओ, तुमने उस रेस्टोरेंट के ओनर की बेटी को फ्री फूड के लिए तो स्टूडेंट नहीं बनाया होगा ना? आज जो पार्टी होने वाली थी वो सभी ऑफिसर क्लास की एक छोटी सी गेट टुगेदर थी। ये सभी हर महीने एक दूसरे से अच्छे रिलेशंस बनाए रखने के लिए पार्टी करते थे। नवीन का वहां जाना बहुत जरूरी था। अभी मैं और बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं। आज के लिए इतना काफी है, मुझे अब वाकई जाना है। अमित मुड़ा और चौराहे की तरफ चला गया। उसकी तो बेटी के फूड के लिए भी मैं ही पे करता हूं, अमित ने चलते चलते मन में बड़बड़ाया। वहीं दूसरी तरफ, वापस आ जाओ हनी, एक कमरे से आवाज आई। प्लीज बेबी, अब नहीं, मुझे तुम्हारे लिए डिनर भी लेने जाना है, विजय ने घर से बाहर निकलते हुए कहा। वो चलते चलते दीवार का सहारा ले रहा था। वो काफी थका हुआ था। धूप में उसका हाल और भी बुरा हो रहा था। मेरी पत्नी तो मुझे कभी घर से ही ना निकाल दे, न जाने कैसी औरत है। बेड पर एक सुंदर सी औरत तकिया पकड़कर लेटी हुई थी। उसने नाइट गाउन पहना था। उसकी स्किन काफी सॉफ्ट और शाइनी थी और उसका चेहरा हल्का सा लाल था। उसने बेडरूम से बाहर देखते हुए कहा, अब मेरा पति काफी रोमांटिक हो गया है। बॉस, हम वापस क्यों जा रहे हैं? हमें तो ज्वाला पंछी का घोंसला भी मिल गया था। अंधेरा होने पर वो वापस उड़ जाएगा।
इससे हमें 5 प्लेट राजमा चावल के पैसे और मिल जाते। निखिल ने उत्कर्ष का हाथ खींचकर कहा। निहाल को कुछ भी समझ नहीं आया। वो अपने हाथ में 2 बोरी लिए था। आज पहले ही दिन उन लोगों ने अच्छा काम किया था। हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? उत्कर्ष ने चलते चलते पूछा। राजमा चावल के लिए, निहाल और निखिल ने जवाब दिया। उत्कर्ष ने कहा, बिल्कुल सही, रेस्टोरेंट अब खुलने ही वाला है। हम इन जानवरों को देकर इनका पैसा ले लेंगे, फिर नहाकर रेस्टोरेंट चलेंगे। तुम लोग क्या चाहते हो कि हम रेस्टोरेंट जाएं और ओनर हमसे कहे कि हमारी डिशेस बिक गई हैं? नहीं, निखिल और निहाल ने नर्वस होकर कहा और वो दोनों जल्दी जल्दी चलने लगे। यार, ये देखकर आज कस्टमर्स बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। प्रेम ने अपने हाथ में मेन्यू लेकर सोचा। मेन्यू में लिखा था, रसमलाई नॉर्मल मीठी, बहुत मीठी, 200 कॉपर के सिक्के पर बोल। ध्यान दें, हर कस्टमर को एक मील में बस 1 बोल ही रसमलाई मिलेगी। रेस्टोरेंट के बाहर आवाजें आने लगी थीं। मुझसे कोई कह रहा था कि मारिया रेस्टो में कोई नई डिश आई है और 2 पावरफुल मैजिशियन उसके फ्लेवर्स के कारण लड़ रहे थे। एक आदमी ने कहा, क्या सचमुच? फिर तो मैं आज ये डिश जरूर ट्राई करूंगा। मुझे अभी तक शाही कबाब का टेस्ट याद है, लेकिन अब मुझे फिर से अपने सारे बचे हुए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। पहले वाले आदमी ने दोबारा कहा, हाँ, हम इस रेस्टोरेंट में आकर महीने में कुछ ही बार खा सकते हैं। जल्दी ही मेरे बच्चों का स्कूल शुरू हो जाएगा, तो मुझे उसके लिए भी पैसे बचाने हैं। लेकिन इस फूड से अब दूर जाना पॉसिबल नहीं है। मैजिशियन एक डिश के कारण लड़ रहे थे। तुम जिस रेस्टोरेंट की बात कर रहे थे वो कहां है? तुमने कहा कि वहां का फूड बहुत अच्छा है। एक तीसरे आदमी ने पूछा। मारिया रेस्टोरेंट आजकल सबकी बातों का मुद्दा बन चुका था। नई डिश के प्रमोशन के लिए सुबह की लड़ाई ने काफी काम कर दिया था। जो लोग आज तक रेस्टोरेंट नहीं आए थे, अब वो भी जानना चाहते थे कि ऐसी कौन सी डिश थी जिसके कारण 2 पावरफुल मैजिशियंस लड़ रहे थे। लोग प्रेम के रेस्टोरेंट के बाहर लाइन लगाकर वेट कर रहे थे। सबसे आगे वसीम और अमित खड़े थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत दूर दूर खड़े थे, लेकिन फिर भी वो लोग ज्यादा दूर नहीं खड़े हो सकते थे। वसीम के पैरों के नीचे एक बर्फ का फूल गोल गोल घूम रहा था। अमित के पैरों के नीचे भी हल्की हल्की आग दिख रही थी, जो बर्फ के फूल की तरफ बढ़ने को बेताब थी। ये बात बिल्कुल साफ थी कि ये दोनों अभी भी लड़ने को बिल्कुल तैयार खड़े थे, लेकिन दोनों में से कोई भी शुरुआत नहीं करना चाहता था। जब भी मासूम लोग आसपास होते थे तो ये दोनों मैजिक यूज करने से बचते थे। बहुत मीठी ही रसमलाई का असली फ्लेवर है, अमित ने अपनी छड़ी जमीन पर मारकर कहा। बहुत मीठी रसमलाई तो फालतू है, मुझे नॉर्मल मीठी रसमलाई ही बेस्ट लगी, वसीम ने कहा। दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। थोड़ी देर तक तो यही लगा कि अब वो दोनों लड़ने ही वाले थे, लेकिन तभी वो दोनों दूसरी तरफ देखने लगे। बाकी कस्टमर्स ने राहत की सांस ली। अगर वसीम और अमित इन लोगों के इतने पास खड़े होकर लड़ाई करते तो शायद ये लोग मर भी सकते थे। जब ऐसे 2 जानी दुश्मन आमने सामने खड़े हों तो ऐसी हालत में कभी कभी लाइन में खड़े होकर वेट करना भी डेंजरस हो सकता था। अमित और वसीम के सबसे पास खड़े कस्टमर्स भी उनसे 2 मीटर की दूरी पर थे, लेकिन किसी भी कस्टमर ने इस बात पर कोई कंप्लेन नहीं की। सभी इस बात को समझ सकते थे। बर्फीले राक्षस ने उनके अंदर डर का माहौल बना दिया था। इनमें से किसी ने भी रसमलाई पहले कभी नहीं खाई थी, लेकिन लोगों ने अपना अपना फ्लेवर पहले से ही चूज कर लिया था। अगले आधे घंटे में भी दरवाजा नहीं खुला। अब और भी लोग रेस्टोरेंट के बाहर इंतजार कर रहे थे। 2-2 लंबी लाइन लग चुकी थी। अमित और वसीम के बीच की गर्मा गर्मी से बाकी लोगों पर भी असर पड़ा था। माहौल में अब अजीब सी टेंशन थी। अरे दोस्त, आज 2 लाइन्स क्यों लगी हैं? लाइन में वेट कर रहे एक आदमी ने मुकुल से पूछा। मुकुल अपने दोस्त अभिषेक के साथ आया था। नॉर्मल मीठी या बहुत मीठी, तुम खुद चुन लो। मुकुल ने जैसे ही अमित और वसीम को देखा उसे सब समझ आ गया। अब मुझे भी नॉर्मल मीठी ही पसंद है, मुकुल ने कहा। अरे क्या बात है, लेकिन मेरे दोस्त को बहुत मीठी पसंद है, मुकुल ने अपने दोस्त की तरफ पॉइंट करके कहा। जिन्हें भी नॉर्मल मीठी पसंद था वो सभी अभिषेक को देखने लगे। गाइस शांत हो जाओ, अभिषेक ने कहा। सुनो, तुम्हें इन लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, दूसरी लाइन में खड़े एक ताकतवर आदमी ने कहा। उसी लाइन में खड़े बाकी लोग उसे देखने लगे। अभिषेक को अब काफी सेफ फील हो रहा था। वो जाकर दूसरी लाइन में लग गया। थोड़ी ही देर में और भी लोग आ गए। कुछ लोग रसमलाई के दोनों फ्लेवर्स ट्राई करना चाहते थे, लेकिन कोई भी तीसरी लाइन नहीं लगाना चाहता था, क्योंकि ये लाइंस 2 पावरफुल मैजिशियंस लीड कर रहे थे। श्रुति ने जैसे ही इतनी बड़ी लाइन देखी वो चौंक गई। उसने अपना चेहरा एक दुपट्टे से छुपाया हुआ था। यह देखकर श्रुति अपनी जगह पर ही रुक गई और हेजिटेट होकर सोचने लगी, ये रेस्टोरेंट इतने कम दिनों में इतना पॉपुलर हो गया।
मुझे इतने सारे इंसानों, दानवों और बाकी स्पीशीज के साथ वेट करना होगा और शायद मुझे उनके साथ टेबल भी शेयर करनी पड़े। उसने पहले भी प्रेम के रेस्टोरेंट में एक अदर स्पीशीज के साथ बैठकर खाना खाया था, लेकिन अब बात बहुत बदल चुकी थी। अब इतने ज्यादा लोग और अलग अलग स्पीशीज रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हैं कि शायद श्रुति इन सबके साथ बैठकर खाने में कंफर्टेबल नहीं थी। रेस्टोरेंट तो आज काफी बिजी रहने वाला है। अच्छी चीजों पर सबकी नजर पड़ ही जाती है। सौम्या ने लाइन को देखकर कहा। सौम्या को लगता था कि इतने हाई प्राइस होने के कारण प्रेम का रेस्टोरेंट ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन अब यह बात बिल्कुल गलत साबित हो चुकी थी। श्रुति अब खुद को शाही कबाब खाने से ज्यादा देर तक रोक नहीं पा रही थी। उसने अपनी मुट्ठी बांधी और जाकर लाइन में लग गई। सौम्या को भी लग रहा था कि प्रेम के रेस्टोरेंट में कोई नई डिश आई है, इसलिए इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है। सौम्या भी जाकर लाइन में लग गई। लेडीज, बताओ, आप बहुत मीठा खाएंगी या नॉर्मल मीठा? एक आदमी ने सौम्या और श्रुति से पूछा। बाकी लोगों ने भी श्रुति और सौम्या को देख लिया। उन्हें दोनों लड़कियां बहुत पसंद आईं। सौम्या ने ग्रे कलर की ड्रेस पहनी थी और वो फूलों की एम्ब्रॉयडरी वाला दुपट्टा भी ओढ़े थी। श्रुति सिल्वर कलर की ड्रेस पहने थी। वो लंबी और पतली थी। उसका फिजिक भी काफी अच्छा था। उसने अपना चेहरा ढका हुआ था, लेकिन कोई भी उसकी आंखें और कान देखकर बता सकता था कि वो एक बॉनी थी। सभी लोग सोच रहे थे कि ये दोनों लड़कियां कौन सी लाइन में लगेंगी। सौम्या और श्रुति ने एक दूसरे को कंफ्यूज होकर देखा। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तो यहां बस खाने आई हूं, सौम्या ने कहा। सौम्या ने सोचा था कि वो रेस्टोरेंट में एक प्लेट शाही कबाब खाएगी और घर जाकर राजमा चावल खाएगी, ताकि राजमा चावल से होने वाले चेंजेस के कारण उसे कोई देख ना पाए। श्रुति को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उसे घूरे। इतने सारे लोग होने के कारण उसकी आइडेंटिटी सबके सामने आ सकती थी। श्रुति ऐसा कभी नहीं चाहती थी। अरे, तुम्हें नहीं पता? उस आदमी ने कहा। आज इस रेस्टोरेंट में नई डिश बिकनी शुरू हुई है जिसका नाम है रसमलाई, और इसके 2 फ्लेवर्स हैं, नॉर्मल मीठी और बहुत मीठी। क्या तुम्हें लाइन में सबसे आगे खड़े वो दोनों मैजिशियंस दिख रहे हैं? रसमलाई के फ्लेवर को लेकर आज सुबह ये दोनों लड़ रहे थे। अब श्रुति और सौम्या को समझ आ चुका था कि 2 अलग अलग लाइंस क्यों लगी थीं। सौम्या ने सफेद बाल और सफेद ड्रेस देखकर अमित को पहचान लिया, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि अमित यहां क्या कर रहा था। सौम्या के दादा हर साल अमित से मिलने जाया करते थे। एक बार तो वो सौम्या को लेकर भी अमित के पास गए थे। श्रुति ने आग और बर्फ देखी और उसे दोनों मैजिशियंस की स्ट्रेंथ का अंदाजा हो गया। ये मैजिक वेव्स इतनी पावरफुल थीं जितने पावरफुल श्रुति के पापा भी नहीं थे। श्रुति बोनो की रानी के अलावा इतने पावरफुल किसी भी इंसान से नहीं मिली थी। वो खुद 7वें लेवल की मैजिशियन थी, लेकिन वो हमेशा सबके सामने झुक कर बात करती थी। मुझे नहीं पता कि ये रसमलाई क्या चीज है, लेकिन मैं नॉर्मल मीठा पसंद करती हूँ, सौम्या ने कहा और जाकर लाइन में लग गई। श्रुति को बहुत मीठा पसंद था, इसलिए वो दूसरी लाइन में लग गई। प्रेम वाकई में एक महान शेफ था, क्योंकि उसके रेस्टोरेंट के सामने लगी लाइन लगातार बढ़ती ही जा रही थी। सौम्या को बाकी स्पीशीज के साथ टेबल शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सौम्या एक टीचर थी, और एक टीचर हमेशा अपने बच्चों के साथ एक जैसा ही बिहेव करता है, चाहे वो कोई भी स्पीशीज के हों। नवीन को भी डिस्क्रिमिनेशन पसंद नहीं था। एक बार एक टीचर को अपने स्टूडेंट की स्पीशीज का मजाक उड़ाने के कारण ही स्कूल से निकाल दिया गया था, जबकि ये टीचर देवी मंदिर के ही एक ऑफिसर की पोती थी। बाद में वो ऑफिसर प्रिंसिपल के ऑफिस में ये कहने आया था कि उसकी पोती को वापस हायर किया जाए। फिर ऑफिस में विस्फोट हो गया। देवी मंदिर से लोग आए और अपने ऑफिसर को उन्होंने मिट्टी के ढेर से निकाला। इसके बाद ये ऑफिसर कभी भी किसी गेट टुगेदर पार्टी में नहीं आया। वो अभी तक नवीन से गुस्सा है, या शायद नवीन से काफी डर चुका है। ककाओ स्कूल काफी अच्छा चल रहा था, और ये सब बस नवीन के कारण ही पॉसिबल हो पाया था। नवीन अपने टीचर्स को लेकर काफी स्ट्रिक्ट था, लेकिन अपने स्टूडेंट्स के साथ काफी अच्छा बिहेव करता था। बस इसलिए सौम्या को ककाओ स्कूल बहुत पसंद था। उसे अच्छा लगता था कि इतनी सारी स्पीशीज और क्लास के लोग एक साथ बैठकर पढ़ते थे। सौम्या ने बच्चों की हंसी और खुशी को और बढ़ाने में बहुत मदद की थी। वो चाहती थी कि ऐसा स्कूल और भी जगह खुलना चाहिए। सौम्या ऐसा करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी भी दे सकती थी। लोगों के पास कुछ करने के लिए नहीं था, इसलिए वो आपस में बात करने लगे। एक ही लाइन में लगे लोगों के बीच काफी दोस्ताना बातें हो रही थीं, लेकिन दूसरी लाइन में लगे लोगों के साथ वो इतने अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे थे।
तुम्हें बहुत मीठा क्यों पसंद है अभिषेक? इतना मीठा तो बच्चों को पसंद होता है, मुकुल ने मजाक उड़ाते हुए कहा। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि बहुत से लोग उसे देख रहे हैं, और तो और अमित भी मुड़कर उसकी तरफ देख रहा था। सॉरी, मुकुल ने डर कर कहा। वो बस अपने दोस्त को चिढ़ाना चाहता था, लेकिन उसके मजाक के कारण दूसरी लाइन में खड़े लोग भी उसकी तरफ देखने लगे थे, जिससे वो काफी परेशानी में पड़ गया था। अमित के कारण तो मुकुल और भी ज्यादा डर गया था। सही कहा, ज्यादा मीठा खाने से मोटे भी हो जाते हैं। हाँ, और नॉर्मल मीठा खाना ही सही रहता है, थोड़ी मिठासी बहुत है। बाकी लोगों की आवाजें भी आने लगी। सभी नॉर्मल मीठा पसंद करने वाले लोग मुकुल की साइड ले रहे थे। जितना ज्यादा मीठा खाओ उतना ही अच्छा होता है, नॉर्मल मीठा खाने से अच्छा तो खाओ ही मत, 30 साल के एक आदमी ने कहा। उसने काले कलर का कुर्ता पहना था, वो एक क्लर्क जैसा लग रहा था। हाँ, सही कहा, बहुत मीठा खाने वाले लोग तो बहुत लकी होते हैं। नॉर्मल मीठा भी कोई मीठा होता है? छी। माहौल में धीरे धीरे गर्मा गर्मी बढ़ रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी और दरवाजा खुला। सभी लोग चुप हो गए और दरवाजे की तरफ देखकर सोचने लगे, क्या हम बहुत तेज बात कर रहे थे या फिर रेस्टोरेंट आज जल्दी खुल गया है? दरवाजे के बाहर बस एक स्टूल दिखाई दिया और फिर वहां रिया और अगली डकलिंग आए। सभी लोग रिया और उसकी बिल्ली को देखकर सोच में पड़ गए थे। रिया ने स्टूल नीचे रख दिया और बिल्ली को लेकर उस पर बैठ गई। फिर उसने दोनों लाइंस को देखा। जब उसने देखा कि इतने सारे लोग उसे ही घूर रहे हैं, तो वो थोड़ी देर को फ्रीज हो गई। अपनी बातें करते रहो, मुझ पर ध्यान मत दो, हम तो बस यहां देखने आए हैं, रिया ने कहा। सभी के चेहरों के एक्सप्रेशंस बदल गए थे। उन्होंने कभी ऐसी उम्मीद भी नहीं की थी। एकदम से जो हालात बदले थे, जज्बात बदले थे, उससे सभी लोगों को बहुत सरप्राइज फील हुआ था। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या बात करें। एक आधी बौनी लड़की? एक आदमी ने पूछा। ये ओनर की बेटी है, ये क्यूट है ना? पहले वाले आदमी ने कहा। मुझे हाफ ब्लड्स पसंद नहीं है, लेकिन सच कहूं तो ये वाकई क्यूट है। बहुत से कस्टमर्स ने इस बात पर एग्री किया। अब तक वो काफी इरिटेटेड फील करने लगे थे, लेकिन रिया को देखकर उनका गुस्सा गायब हो गया था। सौम्या ने जैसे ही रिया को देखा, वो स्माइल करने लगी और सोचने लगी, अब रिया काफी खुश रहने लगी है और पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट भी हो गई है। प्रेम वाकई रिया का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा है। रिया अभी बस 4 साल की थी, लेकिन रिया तभी से बच्चों जैसी हरकतें नहीं करती थी जब से उसे अपने पापा का ख्याल रखना पड़ा था। रिया पहले काफी डरपोक हुआ करती थी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। अब रिया काफी साफ सफाई से रहती थी और अच्छे कपड़े पहनती थी, और सबसे बड़ी बात, रिया अब काफी खुश दिखने लगी थी। सौम्या अब रिया को देखकर काफी खुश थी, क्योंकि अब रिया अपनी उम्र के बच्चों जैसा ही बिहेव करने लगी थी। मुझे कुछ अजीब लग रहा है, श्रुति ने रिया को देखकर सोचा। इसके बात करने का तरीका थोड़ा जाना पहचाना लगता है। रिया ने आग और बर्फ देखी और फिर उसने कहा, मास्टर आधी दाढ़ी वाले, मास्टर कछुआ, क्या आप लोग फिर से लड़ने वाले हो? नहीं, दोनों ने कहा। आग तुरंत ही गायब हो गई और साथ ही बर्फ भी। माहौल की गर्मा गर्मी भी गायब हो चुकी थी। बाकी सभी कस्टमर्स ने राहत की सांस ली। एक्चुअली आप लोग अगर लड़ाई करते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिया ने डिसअपॉइंट होकर कहा। दोनों मैजिशियंस स्माइल करने लगे। खैर, आप लोग तो अब मिलते रहेंगे, तो मुझे कभी भी आपकी लड़ाई देखने मिल जाएगी। अमित स्माइल करते करते सोचने लगा, इस लड़की की जुबान भी इशिता जितनी ही कड़वी है, लेकिन जितना मुझे पता है शायद इशिता की कोई लड़की नहीं थी। रिया को देखकर वसीम को भी इशिता की याद आ गई। इशिता भी इन दोनों को हमेशा लड़ने के लिए एनकरेज करती थी, और तो और जब ये दोनों लड़ते थे तो इशिता इनके लिए स्टूल पर खड़े होकर चीयर भी करती थी। सौम्या मैम, रिया ने सौम्या को देखकर हाथ हिलाते हुए कहा। सौम्या ने भी स्माइल करते हुए हाथ हिला दिया। सौम्या स्कूल में और बच्चों से बात करते टाइम काफी सॉफ्ट रहती थी, लेकिन इसके अलावा वो काफी सख्त थी। बड़ी बौनी दीदी, रिया ने श्रुति को देखकर कहा। हालांकि रिया श्रुति से बस एक बार ही मिली थी, लेकिन उसे श्रुति याद थी, क्योंकि उसने उस दिन पहली बार किसी बौनी लड़की को देखा था। श्रुति वो पहली लड़की थी जिसने रिया से कहा था कि रिया उससे भी ज्यादा सुंदर हो जाएगी। श्रुति ने रिया को देखकर सिर हिला दिया। उसे डर था कि रिया चिल्लाकर उसका नाम ना बुला ले, लेकिन शायद रिया उसका नाम भूल चुकी थी। रिया जितने भी लोगों को जानती थी, उसने सभी से हेलो किया और वापस स्टूल पर जाकर बैठ गई। बिल्ली रिया के हाथों के बीच में से सिर निकाल रही थी और भीड़ को क्यूरियस होकर देख रही थी। अब तक बिल्ली ने भी बहुत से नए लोग देख लिए थे। बहुत से लोग बहुत देर तक चुप खड़े रहे,
फिर उन्होंने दोबारा बात करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में वो दोबारा बहस करने लगे, भले ही उन्हें यह भी पता नहीं था कि रसमलाई कैसी होती है। अरे वाह! रिया ने ताली बजाई। उसे नहीं पता था कि ये लोग किस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उसे उनकी बहस बहुत अच्छी लग रही थी। अगली डकलिंग भी इन लोगों को देखकर अपने पंजों से ताली बजा रही थी। बॉस, मुझे लगता है कस्टमर्स झगड़ा कर रहे हैं, क्या हमें बीच में बोलना चाहिए? यामिनी ने प्रेम से पूछा। प्रेम अपने शाही कबाब खा रहा था। प्रेम ने स्माइल करके कहा, चिंता मत करो, ये सब तुम्हारे लिए काम के टाइम फ्री एंटरटेनमेंट जैसा ही होना चाहिए, इस सब पर ध्यान मत दो। प्रेम ने खिड़की के बाहर झांक कर देखा और सोचने लगा, यहाँ के फूडीज काफी इंटरेस्टिंग है। ये लोग एक ऐसी चीज पर झगड़ा कर रहे हैं जिसके बारे में इन्हें कुछ भी नहीं पता। अपना फूड खाने के बाद प्रेम ने टाइम देखा, अभी भी उसके पास 5 मिनट थे। उसने टेबल साफ की और यामिनी की तरफ मुड़कर कहा, रिया से कहो डिनर रेडी है, और याद रखना कि कोई भी कस्टमर एक बोल रसमलाई से ज्यादा ऑर्डर नहीं कर सकता। यामिनी ने कहा, ठीक है बॉस। उसे इस सब की वजह नहीं पता थी, लेकिन उसे अपने बॉस पर पूरा भरोसा था। रिया अगली डकलिंग और स्टूल लेकर वापस आ गई। जैसे ही उसने रसमलाई के 2 बोल्स और राजमा चावल की प्लेट की तरफ देखा, उसकी आंखों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जाओ, जाकर हाथ धो लो, जब लोग अंदर आ जाएं तो अपना खाना खा लेना, प्रेम ने स्माइल करके कहा। ठीक है पापा। रिया ने बिल्ली को जमीन पर रख दिया, दौड़कर किचन की तरफ गई, स्टूल पर खड़ी हुई और हाथ धो लिए, फिर दौड़कर अपनी टेबल पर वापस आई और चम्मच लेकर तैयार हो गई। प्रेम ने दरवाजा खोला। मारिया रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है, प्रेम ने स्माइल करके कहा। उसने चौराहे तक लगी 2 लाइंस को ध्यान से देखा। रेस्टोरेंट के बाहर करीब 100 लोग थे और वो अभी तक बहस कर रहे थे। लोग एक दूसरे का चेहरा देखकर चिढ़ रहे थे। सबसे अच्छी बात यह थी कि लोग बस बातों से ही बहस कर रहे थे। इन लोगों ने लड़ाई करना शुरू नहीं किया था, वरना रेस्टोरेंट के बाहर महासंग्राम हो जाता। वसीम और अमित सबसे आगे खड़े होकर अपनी जगह से हिल भी नहीं रहे थे। आवाज सुनकर प्रेम ने अपनी आईब्रो ऊपर कर ली और सोचने लगा, मेरी दुनिया में होने वाली ऑनलाइन बहस इस बहस के आगे कुछ भी नहीं है। लाइन में मैजिशियंस, डीमंस, योद्धा और दानव सब थे। अगर वो लड़ाई करना शुरू कर देते तो पूरे चौराहे का बहुत बुरा हाल हो जाता। शायद अब मुझे ही इनकी बहस बंद करने के लिए कुछ करना होगा। प्रेम ने रिया की तरफ मुड़कर सोचा। रिया शायद लड़ाई होने का इंतजार कर रही थी। रिया को यह बहस भी काफी पसंद आ रही थी। बहस की आवाज बंद हो गई। सभी लोग बहस बस इसलिए कर रहे थे क्योंकि लाइन में इंतजार करते करते उनके पास और कुछ भी करने के लिए नहीं था। लेकिन अब रेस्टोरेंट खुल गया था तो वो चुपचाप हो गए थे। शायद जब कस्टमर्स डिश ट्राई कर लेंगे और इनके पास बहस करने की एक और बड़ी वजह हो जाएगी तो ये लोग दोबारा बहस करना शुरू कर देंगे। प्लीज अंदर आ जाइए, प्रेम ने पूरा दरवाजा खोलकर कहा। प्रेम इनकी बहस में नहीं फंसना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि लोग उसे ब्लेम करें कि उसने एक डिश के 2 फ्लेवर्स क्यों रखे। अमित और वसीम ने एक दूसरे को देखा और रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगे। दोनों में से कोई भी एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। जैसे ही वो अंदर गए, वो अपनी अपनी टेबल पर जाकर बैठ गए। गुड इवनिंग मास्टर आधी दाढ़ी वाले। गुड इवनिंग मास्टर कछुआ, रिया ने कहा। गुड इवनिंग, उन्होंने रिप्लाई किया। उनका ध्यान तुरंत रसमलाई की तरफ गया। सुबह के कंपैरिजन में ये बोल्स काफी बड़े थे। रसमलाई की खुशबू किचन से उड़कर आ रही थी। बाकी कस्टमर्स भी वसीम और अमित के जैसे ही अंदर आए थे। सौम्या ने देखा कि श्रुति उसके साथ साथ चल रही है तो उसने रुक कर कहा, पहले तुम जाओ। थैंक यू, श्रुति ने सरप्राइज होकर सौम्या को देखते हुए कहा और रेस्टोरेंट के अंदर चली गई। प्रेम ने श्रुति को पहली नजर में ही पहचान लिया। भले ही श्रुति अपना चेहरा ढके हुई थी, लेकिन प्रेम ने पहचान लिया। प्रेम को देखकर श्रुति ने कुछ नहीं कहा। गुड इवनिंग प्रेम, सौम्या ने कहा। गुड इवनिंग सौम्या। प्रेम ने कभी नहीं सोचा था कि सौम्या आज रात यहां आएगी। प्रेम, मैं 2 प्लेट शाही कबाब और 1 प्लेट राजमा चावल खाना चाहूंगा, विजय ने दरवाजे से टिक कर कहा। प्रेम ने सिर हिलाया। हाँ क्यों नहीं, अंदर आ जाओ। प्रेम विजय के पीले चेहरे को देखकर सोचने लगा, इसकी पत्नी वाकई कितनी अजीब होगी। विजय धीरे धीरे अंदर आया और बैठ गया। अब उससे तो ठीक से चलते भी नहीं बन रहा था। सभी कस्टमर्स अंदर आ गए। कुछ लोगों को टेबल शेयर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो खड़े रहे। थोड़ी ही देर में सारी सीट्स भर गईं। कुछ कस्टमर्स को काउंटर के पास से एक नई लाइन लगानी पड़ी जो दरवाजे तक गई। किस्मत से रेस्टोरेंट काफी बड़ा था, इसलिए इन कस्टमर्स के कारण बाकी कस्टमर्स डिस्टर्ब नहीं होते थे। सौम्या श्रुति के सामने जाकर बैठ गई। इसके बाद 2 और औरतें आकर उसी टेबल पर बैठ गईं। सौम्या अच्छे मैनर्स वाली लड़की थी, इसलिए श्रुति ने एक राहत की सांस ली। अब श्रुति अच्छे से अपना फूड एंजॉय कर सकती थी।
मैं एक बोल मीठी रसमलाई और एक प्लेट राजमा चावल लेना चाहूंगा। मैं एक बोल नॉर्मल मीठी रसमलाई और एक प्लेट शाही कबाब लेना चाहूंगा। मैं एक एक बोल दोनों फ्लेवर्स की रसमलाई लेना चाहूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि कौन सी ज्यादा अच्छी है। यामिनी ने सबके ऑर्डर्स लेने शुरू कर दिए। माफ कीजिएगा, एक व्यक्ति एक बोल रसमलाई ही ऑर्डर कर सकता है, यामिनी ने कहा। अच्छा, ऐसी बात है। एक आदमी ने मेन्यू खोला और उसमें नोट पढ़ा। उसे यह देखकर बहुत सरप्राइज हुआ कि रसमलाई की प्राइस राजमा चावल से कम थे। फिर मैं नॉर्मल मीठी रसमलाई लूंगा, उसने कहा। कस्टमर्स ने रिया के सामने रसमलाई के 2 बोल्स रखे देखे। रसमलाई बोल्स के अंदर बहुत अच्छी दिख रही थी। उसका कलर काफी अच्छा था। एक रसमलाई के ऊपर अलग गार्निशिंग थी और दूसरी के ऊपर अलग। रसमलाई की खुशबू से कस्टमर के मुंह में पानी आ रहा था। यही रसमलाई है, एक गंजे आदमी ने कहा। हाँ, यही है, रिया ने कहा। क्या यह अच्छी है? उसने क्यूरियस होकर पूछा। बाकी कस्टमर्स ने भी रिया का जवाब सुनने के लिए अपनी गर्दनें ऊपर कर लीं। कुछ कस्टमर्स एक ऐसी डिश पर 200 कॉपर के सिक्के बर्बाद नहीं करना चाहते थे जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानते थे। आप जानना चाहते हो? रिया ने अपनी चम्मच हिलाकर पूछा। रिया के पूछने का तरीका ऐसा था जैसे वो उस आदमी को खाने के लिए ही इनवाइट कर रही हो। हाँ, मैं जानना चाहता हूं, उस आदमी ने सिर हिलाकर कहा। फिर मैं आपको खाने के बाद बताऊंगी, रिया ने चम्मच में रसमलाई लेकर कहा। रसमलाई के ऊपर ढेर सारी रबड़ी थी और काफी अच्छी गार्निशिंग भी थी। रसमलाई चम्मच में हिल रही थी। जैसे ही रिया ने रसमलाई मुंह में रखी, वो तुरंत ही घुल गई। रिया को रसमलाई चबाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जैसे ही उसे रसमलाई का टेस्ट आया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। जैसे ही रिया ने रसमलाई गटकी, उसके चेहरे पर खुशी झलकने लगी। फिर उसने सिर हिलाकर गंजे आदमी से कहा, यह वाकई बहुत अच्छी है। लोगों के पेट में चूहे कूदने लगे थे। फिर रिया वापस अपने फूड को देखने लगी और एक के बाद एक चम्मच भरकर उसे खाने लगी। उसकी बॉडी खुशी से झूम रही थी। उसने चम्मच नीचे रख दी और राजमा चावल की प्लेट उठा ली और उसे खाने लगी। वो एक बाइट रसमलाई की खाती और एक बाइट राजमा चावल की। गंजे आदमी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ ऐसा कुछ होने वाला था। रिया उसे रसमलाई दिखाकर तड़पा रही थी। कुछ लोगों को शक हुआ कि प्रेम ने जानबूझकर रिया को सबके सामने खाना दिया था। चाहे कुछ भी हो, कोई भी कस्टमर रिया से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था और उनके मुंह में पानी आ रहा था। लगता है रसमलाई राजमा चावल के साथ अच्छी लगती है। एक्सक्यूज मी, मैं राजमा चावल खाना चाहूंगा। मैं भी। प्रेम की छोटी सी ट्रिक ने बड़ा अच्छा काम कर दिखाया था। रिया के फूड एंजॉय करने के तरीके से बहुत लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी। बहुत से लोगों ने राजमा चावल ऑर्डर कर दिए थे। देखो, रिया को भी नॉर्मल मीठी रसमलाई पसंद है क्योंकि ये ज्यादा अच्छी है और ये राजमा चावल के साथ अच्छी लगती है। मैं शर्त लगा सकता हूं कि बहुत मीठी रसमलाई से राजमा चावल का टेस्ट भी खराब हो जाएगा, एक आदमी ने कहा। मुझे बहुत मीठी पसंद है और मुझे लगता है कि राजमा चावल खाने के लिए तुम्हें कोई मजबूर नहीं कर रहा है, एक डीमन ने उस आदमी को देखकर कहा। ठीक है, उस आदमी ने डर कर कहा। अपने ऑर्डर्स का वेट करना काफी बोरिंग था। अब जब सभी कस्टमर्स ने रसमलाई देख ली थी तो उन्होंने फिर से बहस करना शुरू कर दिया। श्रुति ने रिया के सामने रखे दोनों बोल्स को देखा और सोचने लगी, यह डिश कितनी अच्छी दिख रही है। जिसमें चाशनी ज्यादा दिख रही है, शायद वो मीठी वाली रसमलाई होगी। इसने चाशनी शहद से बनाई है, ये तो टिम्बकटू के शहद से भी अच्छी दिख रही है। बहुत मीठी रसमलाई वाकई बहुत टेस्टी होगी। श्रुति को मिठाइयां बहुत पसंद थीं। दुख की बात तो यह थी कि श्रुति की फैमिली ने जो कुक हायर की थी, वो जो भी मिठाइयां बनाती थी उससे अच्छा तो श्रुति को शहद लगता था। फिर श्रुति ने रिया के पास रखे राजमा चावल की तरफ देखा और सोचने लगी, मुझे नहीं लगता कि मैं इतने तेल में बनी कोई डिश खा पाऊंगी। श्रुति ने मेन्यू खोला और प्राइस देखकर उसने आईब्रोज ऊपर कर ली। उसे पहले ही एक प्लेट शाही कबाब खाने के लिए अपने महीने भर की सेविंग देनी पड़ी थी और अब ये रसमलाई भी महंगी थी। एक बौनी होने के कारण श्रुति की उम्र काफी लंबी थी, लेकिन जब से उसने घर छोड़ा था तब से उसे एक भी ढंग की चीज खाने को नहीं मिली थी। फिर इतनी लंबी जिंदगी जीने का कोई फायदा नहीं था। उसने खुद से एक वादा किया था कि वो भी बोनो की राजकुमारी जैसे ही 12 प्लेटिनम के सिक्के लेकर पूरे राज्य में घूमेगी। वो सबसे पहले ककाओ गांव ही आई थी और उसने 10 दिन खूब मेहनत करके कुछ पैसे कमाए थे, लेकिन उसके कमाए हुए पैसों से वो एक प्लेट शाही कबाब भी नहीं खरीद के खा सकती थी। अब लेकिन वो शाही कबाब से खुद को दूर नहीं कर सकती थी। वो अब बहुत बुरी फंस चुके थे। उसे अपने सारे सपने धुंधले होते दिख रहे थे। श्रुति को ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग के अंदर एक आवाज आ रही है, काम करो काम करो काम करो। दूसरी तरफ सौम्या रिया को फूड एंजॉय करते हुए देख रही थी। वो सोचने लगी, लगता है नॉर्मल मीठी रसमलाई अच्छी है,
लेकिन अगर मैंने इसके साथ दोबारा राजमा चावल खाए और वैसी ही आवाज निकाली तो क्या होगा? क्या मैं आपका ऑर्डर ले सकती हूँ? यामिनी ने श्रुति और सौम्या से पूछा। उसने इन दोनों जितनी सुंदर कस्टमर पहले कभी नहीं देखे थे। एक रेस्टोरेंट के किचन में बड़े होते होते यामिनी ने बस एक ही सपना देखा था कि वो भी बहुत सुंदर हो जाए। उसने तुरंत ही अपने हाथों की तरफ देखा और उसे मेनू के अंदर छुपा लिया। मैं 1 प्लेट शाही कबाब खाना चाहूंगी, श्रुति ने यामिनी की तरफ देखकर कहा और सोचने लगी। जब मैं लास्ट टाइम यहां आई थी तब ये आधी राक्षस लड़की यहां नहीं थी। ये कितनी लकी है कि इसे यहां काम करने का मौका मिला। इसे यहां रोज कम से कम 1 प्लेट शाही कबाब तो फ्री में मिल जाते होंगे, लेकिन मुझे तो 1 प्लेट शाही कबाब खाने के लिए पूरे 1 महीने काम करना पड़ता है। मैं रोज बस सब्जियां और नूडल्स ही खाती हूँ। मेरी लाइफ कितनी बेकार है। और 1 बॉल बहुत मीठी रसमलाई, श्रुति ने आवाज ऐसे ऊंची करके कहा जैसे उसने एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया था। यामिनी ने सिर हिलाया। ठीक है। फिर वो सौम्या की तरफ मुड़ी और उससे पूछा, आप ऑर्डर करना चाहेंगे मैम? हाँ, मैं 1 बॉल नॉर्मल मीठी रसमलाई। और सौम्या को याद आया कि जब उसने पहली बार राजमा चावल खाए थे तो उसने कैसे रिएक्ट किया था। फिर सौम्या ने रिया की तरफ देखा जो अपने राजमा चावल खत्म कर चुकी थी। और 1 प्लेट राजमा चावल। यामिनी ने सिर हिलाया। ठीक है। फिर वो बाकी लोगों के ऑर्डर लेने चली गई। अगर मैं और मेहनत करूंगी तो मैं और पैसे कमा पाऊंगी, श्रुति ने मुट्ठी बांधकर सोचा। फिर वो किचन की तरफ देखकर सोचने लगी, क्या इन्हें और वेट्रेस की जरूरत है? प्रेम ने देखा कि लोग रिया को घूर रहे हैं और वो सोचने लगा, अगर रिया मेरी दुनिया में भी आकर खाना खाती तो भी ये बहुत पॉपुलर हो जाती। प्रेम ने जो ट्रिक की थी उससे वो काफी खुश था। 2 बोल मीठी रसमलाई और 2 बोल नॉर्मल मीठी रसमलाई। उन्हें फ्लेवर्स की सलाह मत देना, प्रेम ने यामिनी से कहा। यामिनी ने बात मानते हुए सिर हिलाया। ठीक है बॉस। उसने ट्रे उठाई और किचन से बाहर चली गई। रिया ने डकार ली और बोल नीचे रख दिया। बोल बिल्कुल साफ हो गया था। उसने अपनी नाक पर लगी चाशनी चाटने के लिए अपनी टंग बाहर निकाल ली, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। उसने अपनी नजरें ऊपर की और देखा कि बहुत सारे लोग उसे घूर रहे थे। नॉर्मल मीठी रसमलाई अच्छी है और बहुत मीठी वाली भी। हालांकि उनमें से बहुत से कस्टमर्स काफी जिद्दी थे। एक बच्ची की बात पर वो अपना डिसीजन कभी नहीं बदलते। हमारे रेस्टोरेंट में शांति से बैठो और बाकी कस्टमर्स को डिस्टर्ब मत करो, रिया ने कहा। अगर आप लोग यहाँ रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो मैं आप लोग को आग लगा दूंगी। उसने अपना हाथ ऊपर किया और एक ब्लूइश वॉलेट आग दिखने लगी। फिर उस आग से एक फायरबॉल बन गई। आपकी रसमलाई प्लीज एंजॉय कीजिए, यामिनी ने बोल रखकर कहा। रिया की फायरबॉल इतनी भयानक थी कि कोई भी उसकी गर्मी दूर से ही महसूस कर सकता था। वो भले ही बहुत क्यूट थी, मगर उसने अमित की दाढ़ी जलाई थी और उत्कर्ष को हराया था। कोई भी उससे पंगा नहीं लेना चाहता था। कोई भी नहीं चाहता था कि उन्हें रेस्टोरेंट से बैन कर दिया जाए। सभी ने अपनी आवाज बिल्कुल धीमी कर ली। अब सभी को या तो प्लेटों के टकटक की आवाज सुनाई दे रही थी या तो यामिनी की एनर्जेटिक आवाज। माहौल में खुशबू और बढ़ गई थी। सौम्या ने रिया की तरफ देखा और स्माइल किया। फिर उसने मेनू देखा और उसने रूल्स पढ़े। प्रेम के रूल्स थोड़े थोड़े नवीन जैसे ही थे। शायद वो दोनों किसी दिन बहुत अच्छे दोस्त बन सकते थे। माहौल में इतनी शांति थी कि किसी के पेट में चूहे कूदने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। लोग मुड़े और उन्हें यह देखकर काफी जलन हुई कि हर्ष अपनी नॉर्मल रसमलाई लिए बैठा है। खाने का समय हो गया है, हर्ष ने स्माइल करते हुए कहा। फिर उसने अपनी चम्मच उठाई। उसे चौथे नंबर पर रसमलाई मिली थी क्योंकि वो चौथे नंबर पर ही रेस्टोरेंट में आया था। अमित ने रसमलाई अपने मुंह में रखी। बहुत मीठी रसमलाई शाही कबाब के साथ एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना रही है। वसीम ने राजमा चावल खाए और फिर नॉर्मल मीठी रसमलाई खाते ही बोला, ये कॉम्बिनेशन वाकई बहुत अच्छा है। राजमा चावल वसीम पर जादू कर रहे थे। अब वो झुककर नहीं चलता था। प्रेम इतनी अच्छी डिशेस कैसे बना लेता है? लगभग 30 साल की उम्र के एक आदमी ने अपने मुंह में रसमलाई रखकर सोचा। वो रसमलाई में पूरी तरह से खो गया और उसकी मिठास में घुलता गया। मुझे ये पसंद आई, हर्ष ने कहा। वो लगातार रसमलाई खाता जा रहा था। कस्टमर्स ने बहस करना बंद कर दिया था और शांत होकर अपने ऑर्डर का वेट करने लगे थे। वो सभी लोग फूड की तरफ अट्रैक्ट हो चुके थे और अब बहुत एक्सपेक्टेंट थे। जिन लोगों को उनका फूड सर्व हो गया वो बिल्कुल बिल्लियों की तरह जल्दी जल्दी खा रहे थे। बाकी लोग किचन की तरफ एक्साइटेड होकर देख रहे थे और अपने ऑर्डर का वेट कर रहे थे। रिया ने कहा और उसके हाथ की फायरबॉल गायब हो गई। उसने अगली डकलिंग के सिर पर हाथ फेरा। अगली डकलिंग समझ गई और उसके पैरों से उतर गई।
रिया कुर्सी पर अपने टो के टिप्स पर खड़ी हुई और 2 बॉल्स उठाकर किचन की तरफ चली गई। मैं इन्हें कहां रख दूं पापा? रिया ने पूछा। ये मुझे दे दो। प्रेम ने बॉल्स लेकर सिंक में रख दिए और स्माइल करके सोचने लगा, रिया रेस्टोरेंट में सब कुछ सही रखने में मेरी कितनी मदद करती है। उसे ऐसा करने में जरा भी प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे नहीं लगता कि कोई मेरी बेटी की तरह काम कर सकता है। क्या आप मुझे कुकिंग सिखाएंगे पापा? रिया ने किचन में रखे बर्तन को देखकर एक्सपेक्टेंट होकर पूछा। प्रेम यह सुनकर बहुत सरप्राइज हुआ। तुम कुकिंग सीखना चाहती हो? रिया ने प्यार से सिर हिलाया। हाँ पापा, आपका फूड सभी को बहुत पसंद आता है। मैं भी चाहती हूँ कि मुझे भी सभी पसंद करें। मेरी प्यारी बेटी, भले तुम्हें कुकिंग नहीं आती मगर बहुत से लोग तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। प्रेम ने स्माइल करके कहा, तुम शाही कबाब बनाने में मेरी मदद कर सकती हो, लेकिन जब तुम थोड़ी लंबी हो जाओगी और कुकिंग बेंच तक आने लगोगी तब मैं तुम्हें कुछ सिखाऊंगा। तब तक खूब खाना खाओ और जल्दी से लंबी हो जाओ। रिया थोड़ी देर के लिए डिसअपॉइंट हो गई, लेकिन वो कुकिंग बेंच की तरफ गई और ऊपर की तरफ देखा। कुकिंग बेंच उससे 10 सेंटीमीटर लंबी थी। उसने कुकिंग बेंच की तरफ देखकर कहा, मैं जल्दी ही तुम्हारी जितनी ही बड़ी हो जाऊंगी। प्रेम ने अपनी क्यूट बेटी को देखकर स्माइल किया। रिया थोड़ी देर वहीं खड़ी रही और प्रेम को देखती रही। फिर वो जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई। प्लीज एंजॉय कीजिए। यामिनी ने बहुत मीठी रसमलाई और नॉर्मल मीठी रसमलाई का बोल श्रुति और सौम्या के सामने रखते हुए कहा। रसमलाई थोड़ी सी बोल में हिल गई थी, लेकिन उसका शेप बना हुआ था। दोनों लड़कियां रसमलाई को देखते ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गईं। उनके चेहरों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई और उन्होंने रसमलाई की खुशबू को गहरी सांस लेकर फील किया। सौम्या ने अपनी चम्मच उठाई और क्यूरियस होकर श्रुति की तरफ देखा। करीब 30 साल की बौनी औरत लाइन में खड़े होकर श्रुति की तरफ देख रही थी, लेकिन श्रुति अपने फूड में पूरी तरह से खो गई थी। इतनी ज्यादा खो गई थी कि उसने कुछ भी नहीं देखा। उसने अपना स्कार्फ निकालकर दूर रख दिया था। फिर उसने चम्मच भर रसमलाई खाई और रसमलाई को सरप्राइज होकर घूरने लगी। सौम्या ने जैसे ही श्रुति को देखा तो उसके मन में एक ही बात आई कि श्रुति कितनी ब्यूटीफुल है। उस 30 साल की औरत की आंखें खुली की खुली रह गईं। ये यहां? इतना कहकर उसने अपना मुंह दोनों हाथों से बंद कर लिया और सिर नीचे कर लिया। वो एक दानव के पीछे छुप गई। सौम्या ने अपनी नजर वापस अपने फूड की तरफ कर ली। उसे बचपन से ही सिखाया गया था कि जब भी कोई खाना खा रहा हो तो उसे घूरते नहीं है। उसकी चम्मच जैसे ही रसमलाई से टच हुई वैसे ही रसमलाई कट गई। रसमलाई की खुशबू काफी अच्छी आ रही थी। उसके ऊपर कुछ बादाम डले हुए थे। सौम्या की आंखों में सरप्राइज की चमक थी। बादाम की गार्निशिंग रसमलाई पर काफी अच्छी दिख रही थी। उसकी खुशबू से सौम्या के मुंह में पानी आ रहा था। सौम्या मैम, प्लीज ट्राई करके देखिए ना, ये बहुत अच्छी है। रिया ने अगली डकलिंग को गोद में लेते हुए कहा। सौम्या ने सिर हिलाया। ठीक है। उसने रसमलाई अपने मुंह में रखी तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। जैसे ही रसमलाई सौम्या के मुंह में गई वो घुल गई। ये शाही कबाब से भी ज्यादा नरम थे। ये बहुत जूसी थी और बिल्कुल दूध की जितनी स्मूथली गले से नीचे उतर रही थी। एक नॉर्मल मीठी रसमलाई में और भी गार्निशिंग की चीजें डली हुई थी, जिससे उसका टेस्ट और अच्छा हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जन्नत की सैर कर रही हो, जैसे उसका बचपन वापस आ गया हो, जैसे वो बादलों में खेल रही हो और एक हवा के साथ ठंडे पानी की बौछार उसके चेहरे पर पड़ रही हो। जैसे ही उसने रसमलाई को गटका, उसकी आंखें बंद हो गईं। रसमलाई के कारण उसके मुंह में काफी अच्छा टेस्ट बन गया था। उस टेस्ट के कारण वो अपने बचपन में वापस चली गई और सोचने लगी, मेरे बचपन के दोस्त आजकल क्या कर रहे होंगे? शायद इस बार फेस्टिवल के दौरान मुझे घर जाना चाहिए। मैंने अपने दोस्तों को 3 सालों से नहीं देखा है। सौम्या पूरी तरह से अपने बचपन की मेमोरीज में खो चुकी थी। श्रुति ने सौम्या को देखा और फिर अपने फूड की तरफ देखने लगी। उसके सामने रसमलाई रखी हुई थी। उसने थोड़ी सी रसमलाई ली और अपने मुंह में रख ली। रसमलाई की रबड़ी उसके मुंह में घुल रही थी। रसमलाई और रबड़ी मिलकर एक आर्ट पीस की तरह दिख रही थी। श्रुति ने जैसे ही रसमलाई मुंह में रखी वो सरप्राइज हो गई और उसके बाद वो एक के बाद एक लगातार रसमलाई खाने लगी। रसमलाई काफी सॉफ्ट और जूसी थी। रसमलाई का मिठास उसके मुंह में बहुत अच्छे से घुल रही थी और वो बाकी गार्निशिंग के साथ एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना रही थी, जिसके कारण श्रुति के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसे रसमलाई मीठी लगी मगर बहुत मीठी नहीं। फूलों की घाटी टिम्बकटू में ही थी। वहां काफी गर्म माहौल रहता था और वहां काफी फूल और मधुमक्खियां थीं। श्रुति को मधुमक्खियों के छाते ढूंढने में काफी मजा आता था, क्योंकि फूलों की घाटी के मधुमक्खी के छाते में से निकलने वाला शहद बाकी जगहों से काफी मीठा था। इशिता ने ही श्रुति को मधुमक्खी के छाते ढूंढना सिखाया था। जब श्रुति छोटी थी तो वो हमेशा इशिता के आगे पीछे घूमती रहती थी।
श्रुति की आंखों में इशिता की ऐसी इमेज थी कि इशिता कुछ भी कर सकती है और वो सबसे सुंदर और सबसे पावरफुल है। जब भी इशिता मधुमक्खी के छाते ढूंढने जाती तो श्रुति को साथ ले जाती। जब इशिता ने करूर छोड़ा तब उसने कहा था कि वो वफादारों की बिल्डिंग में जाकर कुछ करने वाली है। जब वो वापस आई तो उसे 15 दिनों तक नजरबंद रखा गया। ऐसा कहा जाता है कि इशिता ने वफादारों की बिल्डिंग में लिखा था कि बोनो की राजकुमारी यहां थी। ये काफी कमाल का था। हालांकि बिल्डिंग करूर में थी, लेकिन वहां बोनो के मैजिशियंस भी काफी ऊंची पोस्ट पर थे। आफ्टर ऑल सभी मैजिशियन को उस जगह में एंट्री नहीं मिलती थी। बहुत सालों बाद राजकुमारी इशिता ने घर छोड़ दिया और बहुत सारे प्लैटिनम के सिक्के अपने साथ ले गई। इशिता ने एक चिट्ठी टेबल पर छोड़ दी थी। वो करीब 10 सालों तक गायब रही। वो अलग अलग जगहों पर ट्रैवल करती रही। कभी राक्षसों की आइलैंड गई तो कभी डीमन आइलैंड गई और यहां वहां घूमती रही। वो लगभग सभी राज्यों में घूम चुकी थी। बहुत सी बौनी लड़कियां उसे अपना रोल मॉडल मानने लगीं। श्रुति भी उन्हीं में से एक थी। उसे इशिता के जीने के तरीके से काफी जलन होती थी। 3 साल पहले श्रुति को किसी ने बताया था कि राजकुमारी को खुद रानी वापस ले आई है। उसके बाद राजकुमारी इशिता गुफा में ट्री ऑफ लाइफ के पास रहने लगी और फिर उसे श्रुति ने कभी नहीं देखा। श्रुति को नहीं पता था कि इशिता के साथ क्या हुआ था। राजकुमारी पूरी तरह से बदल चुकी थी और अनीता के अलावा किसी से भी बात नहीं करती थी। इशिता अपना ज्यादा से ज्यादा समय ट्री ऑफ लाइफ के पास ही बिताया करती थी और जब से इशिता पैदा हुई थी तब से ये पेड़ सिर्फ उसी की बात मानता था। श्रुति ने लंबे समय से इशिता को नहीं देखा था, पर श्रुति इशिता के ही बताए रास्ते पर चल रही थी, इसलिए वो भी ठीक उतने ही प्लैटिनम के सिक्के लेकर अपने घर से भाग आई थी और सारे हीरे जवाहरात अपने घर पर ही छोड़ आई थी। लेकिन श्रुति को बाद में समझ में आया कि उसने खुद को अंडर एस्टिमेट किया था और अब वो ककाओ गांव में फंस चुकी थी। श्रुति को रसमलाई में कुछ जाने पहचाने टेस्ट आ रहे थे। बहुत ही कम लोग फूलों की घाटी से शहद ला सकते थे और उनमें से बहुत ही कम उसे बेच सकते थे। श्रुति सोचने लगी, शायद मैं गलत हो सकती हूं, इसने काफी अच्छे से इंग्रेडिएंट्स चूज किए हैं, टेस्ट बहुत शानदार है। श्रुति ने एक और बाइट ली और फूड एंजॉय करने लगी। जब से श्रुति घर छोड़ आई थी यह दूसरी बार था जब श्रुति इतनी खुश थी। पहली बार इतनी खुश तब हुई थी जब उसने शाही कबाब खाए थे। अच्छा फूड वाकई में लोगों को खुश रखता है। बड़ी बौनी दीदी, ये बहुत टेस्टी है ना? प्रिया ने स्माइल करके पूछा। श्रुति उसे देखने के लिए मुड़ी और थोड़ी देर को वो फ्रीज हो गई। अब उसे समझ में आ गया था कि उसे यहां कुछ जाना पहचाना क्यों लग रहा था। रिया की जुबान भी इशिता जितनी ही कड़वी थी। इशिता हमेशा हर किसी का निकनेम रखती थी। इशिता ने श्रुति का नाम छोटी रखा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये काफी सही भी था। श्रुति की हाइट बहुत ज्यादा नहीं थी। कितना क्लासी रेस्टोरेंट है, लेकिन जब मैं आखिरी बार यहां आया था तो ये यहां नहीं था, प्रशांत ने सरप्राइज होकर कहा। बड़ी दीदी, रेनबो शाही कबाब, प्रशांत ने ताली बजाते हुए कहा। वो दौड़कर रेस्टोरेंट की खिड़की के पास गया ताकि वो अंदर झांक सके, लेकिन खिड़की से टकराकर वो 2 कदम पीछे हो गया और थोड़ा परेशान हो गया। गजाधर दौड़कर अपने बेटे के पास गया। अरे बेटा, तुम्हें लगी तो नहीं ना? उसे उस वक्त अपने बेटी की चिंता भी हो रही थी और उसकी नादानी के कारण उस पर हंसी भी आ रही थी। खिड़की के पास खड़ा कस्टमर पहले तो चौंक गया, पर जब उसने एक क्यूट लड़के को देखा तो वो स्माइल करने लगा। मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रहा हूं पापा? प्रकाश ने पूछा। क्योंकि तुम एक क्रिस्टल ग्लास के सामने खड़े हो, गजाधर ने स्माइल करते हुए जवाब दिया। फिर गजाधर ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा, ग्लास के ऊपर रखा और उससे पूछा, क्या तुम इससे फील कर पा रहे हो? यह ट्रांसपेरेंट है, इसलिए हम इसके आर पार देख पाते हैं। प्रकाश ने ग्लास की शीट छुई और उस पर अपना हाथ ठोकने लगा। क्रिस्टल ग्लास, बड़ी दीदी, प्रकाश चिल्लाने लगा। तभी सिद्धार्थ ने स्माइल करते हुए कहा, ऐसा लगता है कि अपनी बड़ी दीदी के साथ खेलने के लिए ये बहुत बेताब है और अब वो बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता। फिर वो प्रशांत की तरफ मुड़ा और उसके गले में हाथ डालकर बोला, मैथ्स जीनियस, तुम क्या कहोगे? क्या तुम भी एक्साइटेड हो? भला मैं क्यों एक्साइटेड होने लगा? लेकिन अगर रेस्टोरेंट के ओनर की लड़की क्यूट होगी तो मैं उसे मैथ सिखाने में जरा भी बुरा नहीं मानूंगा, प्रशांत ने अपने हाथ बांधकर कहा। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया और प्रशांत के कंधों पर थपथपा कर बोला, तुम बहुत अच्छे हो, चलो आओ, डिनर का समय हो गया है। प्रेम का बिजनेस वाकई में काफी अच्छा चल रहा है। मुझे लगता है जिस हिसाब से प्रेम का बिजनेस चल रहा है उस हिसाब से तो अब तक कोई भी सीट खाली नहीं बची होगी, गजाधर ने कहा
उसने प्रकाश का हाथ पकड़ा और रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। जैसे ही गजाधर अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि सभी कस्टमर्स के आगे एक नई डिश रखी हुई है। वो नई डिश दिखने में सफेद थी और काफी सॉफ्ट दिख रही थी, जिसमें अलग अलग तरह की टॉपिंग्स डली हुई थी। उसे उस नई डिश की खुशबू काफी अच्छी लगी। अरे दोस्त, ये कौन सी डिश है? ये जो तुम खा रहे हो? सिद्धार्थ ने दरवाजे के पास बैठे एक आदमी से पूछा। इसे रसमलाई कहते हैं, बहुत बढ़िया है। तुम चाहो तो नॉर्मल मीठी वाली रसमलाई ट्राई कर सकते हो, ये वाकई में बहुत कमाल की है। उस आदमी ने कहा, नहीं, बहुत मीठी वाली ट्राई करना, तुम्हें पछतावा नहीं होगा, मेरा भरोसा करो। एक दूसरे आदमी ने बात काटते हुए कहा। तभी सिद्धार्थ बच्चों की तरफ मुड़ा और उसने कहा, बच्चों, तुम दोनों बहुत लकी हो जो आज तुम्हें यहाँ पर एक नई डिश ट्राई करने मिलेगी। फिर वो और गजाधर बच्चों को लेकर लाइन के एंड में जाकर खड़े हो गए। प्रशांत का ध्यान दीवारों पर बनी पेंटिंग्स पर गया, जिसमें करूर, राक्षसों का इलाका, टिम्बकटू, योद्धाओं की भूमि, उड़ते हुए राक्षस, मैजिशियंस, सब कुछ बने हुए थे। रेनबो शाही कबाब, बड़ी दीदी, प्रकाश ने चारों तरफ देखकर कहा। दोनों छोटे बच्चों को बहुत से लोग देखने लगे और सबसे ज्यादा लोग प्रकाश को देख रहे थे क्योंकि वो बहुत क्यूट लग रहा था। उसे देखकर सभी के चेहरे पर स्माइल आ गई। बड़ी दीदी, बड़ी दीदी, प्रकाश बहुत खुश होकर चिल्ला रहा था। उसकी आंखों में खुशी साफ झलक रही थी। जब प्रशांत ये देखने मुड़ा कि उसका भाई कहां देख रहा है, तब उसने रिया को देखा। वो थोड़ी देर को तो फ्रीज हो गया और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। फिर धीरे से उसने कहा, तुम यहां क्या कर रही हो? रिया भी थोड़ी सरप्राइज हो गई, लेकिन उसने शांत होकर जवाब दिया, ये मेरे पापा का रेस्टोरेंट है। ये तुम्हारे पापा का रेस्टोरेंट क्यों है? क्योंकि वो यहाँ के ओनर हैं। प्रशांत को काफी बेइज्जती महसूस हुई। उसने अपना सारा गुस्सा गटक लिया और खुद को शांत कर लिया। जब से रिया ने उसे क्लास में मैथ्स में हराया था, तब से वो बहुत अपसेट था। आज उसे घुड़सवारी करके काफी अच्छा महसूस हो रहा था, लेकिन अब वो फिर से नर्वस हो गया था। क्या तुम लोग पहले भी मिल चुके हो? गजाधर ने सरप्राइज होकर पूछा। उसने सोचा था कि वो अपने बेटों को रिया से इंट्रोड्यूस कराएगा। पापा, ये वही लड़की है जिसने मुझे मैथ्स में हराया था, प्रशांत ने कहा। गजाधर और सिद्धार्थ ने एक दूसरे को बड़े अजीब ढंग से देखा। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। यह एक ऐसी बात थी जिस पर वो दोनों हंस भी नहीं सकते थे। प्रेम ने इन लोगों की तरफ देखा और सोचने लगा, तो ये गजाधर का बेटा है। तभी मुझको इसका चेहरा थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा था, पर यह बात तो अच्छी है कि वो अपने पापा जैसा मोटा नहीं है। शायद छोटा वाला लड़का भी गजाधर का दूसरा बेटा होगा। बड़ी दीदी, मैं आपको गले लगाना चाहता हूँ, प्रकाश ने अपनी बचपने भरी आवाज में कहा और हाथ फैलाकर काउंटर के पास जाने लगा। सॉरी, लेकिन तुम काफी भारी हो, रिया ने प्रकाश की तरफ देखते हुए कहा। प्रकाश फ्रीज होकर वहीं खड़ा रह गया। उसने रिया की तरफ कंफ्यूज होकर देखा। दूसरी तरफ कस्टमर्स अपनी हंसी नहीं रोक पाए। प्रेम भी स्माइल करके अपना सिर हिलाने लगा। रिया अभी बस 4 साल की थी और प्रकाश से ज्यादा लंबी नहीं थी। वो अभी प्रकाश को नहीं उठा सकती थी, लेकिन हाँ, शायद रिया को यह बात थोड़े अच्छे तरीके से कहनी चाहिए थी। पर बाद में प्रकाश को यह बात समझ आ गई। वो अपने पापा की तरफ मुड़ा और रोते रोते कहने लगा, बड़ी दीदी ने मुझे गले लगाने से मना कर दिया। गजाधर कुछ बोलना चाहता था, पर उसे समझ में नहीं आया कि उसे अपने बेटे को कंफर्टेबल करने के लिए क्या बोलना चाहिए। अब उसके दोनों बेटों का मूड खराब हो चुका था। तुम कुछ कहोगे नहीं? सिद्धार्थ ने धीरे से पूछा। मुझे डर है कि कहीं मैं इस सिचुएशन को और बुरा न बना दूं। मेरा भाई भारी नहीं है, प्रशांत ने गुस्से में कहा और प्रकाश और रिया के बीच में आकर खड़ा हो गया। भैया, प्रकाश ने प्रशांत के पीछे से कहा। हाँ, तुम सही कह रहे हो, फिर तुम ही उसे गोद में क्यों नहीं ले लेते? रिया ने अपने अजीब ढंग से कहा। वो मुड़ा और अपने भाई को देखने लगा। भैया, मुझे गोदी लो, प्रकाश ने अपनी बाहें फैलाकर कहा। वो बहुत एक्साइटेड और खुश हो गया। अब सारे कस्टमर्स प्रशांत को देख रहे थे और सोच रहे थे कि अब आखिर प्रशांत क्या करेगा। प्रशांत रिया से बस थोड़ा ही बड़ा था और घुड़सवारी के कपड़ों में वो काफी हैंडसम दिख रहा था। उसे ये कपड़े उसकी मां ने पहनाए थे। अब सभी कस्टमर्स इस इंतजार में थे कि कब एक बड़ा भाई एक छोटे भाई को गोद में उठाएगा। सॉरी प्रकाश, अगली बार मैं तुम्हें गोद में जरूर उठाऊंगा, प्रशांत ने आईब्रो ऊपर करके कहा। तुम थोड़े मोटे हो गए हो। प्रकाश की आंखें भर आईं और ऐसा लग रहा था कि बस अब वो रोने ही वाला है। आप मुझसे कभी बात मत करना भैया, आप मुझे मोटा कैसे कह सकते हो? तभी एक लड़की जोर से हंसने लगी। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो उस वक्त कुछ खा नहीं रही थी। उसने अपना मुंह कवर किया और वो हंसती रही। प्रशांत को काफी झटका लगा। वो अपने भाई को अच्छे के लिए ही कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने प्रकाश की और इंसल्ट कर दी थी। प्रकाश वाकई थोड़ा मोटा हो गया था।
प्रशांत पहले उसे अपनी पीठ पर उठा लेता था, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था कि अब वो इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो अपने भाई को अपनी पीठ पर उठा सके। रिया ने पहले प्रकाश की तरफ देखा और फिर प्रशांत की तरफ देखकर बोली, वो तो बस बच्चा है और वो मोटा नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा चबी हो गया है। प्रशांत सोचने लगा कि रिया उस पर ही सारा इल्जाम लगा रही है, जबकि रिया पर भी इतना ही ब्लेम किया जाना था जितना अभी प्रशांत पर किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही प्रशांत ने अपने छोटे भाई को देखा, उसका गुस्सा शांत हो गया और फिर वो बड़े प्यार से प्रकाश के सिर पर हाथ फेरकर बोला, सॉरी छोटे भाई, लेकिन जब मैं थोड़ा बड़ा, लंबा और ताकतवर हो जाऊंगा तब मैं तुम्हें गोद में उठा पाऊंगा। प्रकाश के चेहरे पर स्माइल फिर से वापस आ गई। रिया ने भी एक राहत भरी सांस लेकर कहा, तुम दोनों अच्छे बच्चे हो। प्रशांत ने रिया की तरफ बड़े अजीब ढंग से देखा और सोचा, ये भी तो बच्ची ही है। जाओ, जाकर लाइन में खड़े हो जाओ और वेट करो। ज्यादा जोर से बात मत करना और यहाँ वहां दौड़ मत लगाना। अगर तुम लोगों ने बाकी लोगों को डिस्टर्ब किया तो तुम लोगों को थप्पड़ पड़ेगा। थप्पड़ पड़ेगा? प्रकाश ने नर्वस होकर चारों तरफ देखकर कहा, तुम मुझे थप्पड़ नहीं मार सकते। प्रशांत ने अपनी मुट्ठी बांधकर कहा, मैं नहीं मार सकती, लेकिन नीले मोटे अंकल तो जरूर मार सकते हैं। रिया ने गजाधर की तरफ देखकर कहा। यह सुनते ही प्रशांत अपनी आईब्रो ऊपर करके सोचने लगा, नीले मोटे अंकल यानी मेरे पापा। उसने अपने पापा की तरफ देखा। बेटा, ये तुमसे थोड़ा मैनर्स में रहने के लिए ही तो कह रही है। गजाधर ने अपने बच्चों से कहा, अगर तुम अच्छे से बिहेव नहीं करोगे तो मैं तुम्हें बिल्कुल थप्पड़ मारूंगा। फिर उसने रिया की तरफ देखा और स्माइल की। लड़कियां वाकई लड़कों से काफी अच्छी होती हैं। दोनों भाई एक दूसरे को देखने लगे और वो थोड़ा डर गए। बड़ी दीदी, मुझे बड़ी दीदी पसंद है। प्रकाश ने रिया की तरफ देखकर कहा, हाँ, लेकिन मुझे छोटी बहन पसंद है। रिया ने कहा। प्रकाश बिल्कुल रोने ही वाला था और उसने अपने पापा से कहा, ये मुझे पसंद नहीं करती पापा, मैं लड़की बनना चाहता हूँ और फिर ये मुझे पसंद करने लगेगी। इतनी छोटी छोटी बातों पर रोया मत करो, तुम एक दिन आदमी बन जाओगे और आदमी कभी रोते नहीं है। रिया ने कहा। रिया के कहते ही प्रकाश ने रोना बंद कर दिया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू अभी भी दिख रहे थे। चलो आओ प्रकाश। प्रशांत ने प्रकाश का हाथ पकड़कर कहा, ऐसा लगता है कि इन लोगों को दोस्त बनाने का तुम्हारा प्लान फेल हो गया है। सिद्धार्थ ने कहा। गजाधर ने भी सिर हिलाकर हामी भरी और स्माइल करके बोला, प्रेम की लड़की बहुत स्मार्ट है। जब मेरी लड़की होगी तो मैं उसे लड़कों से दूर रहना ही सिखाऊंगा। अगली डकलिंग उठ गई और उसने कहा। प्रकाश की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने आज पहली बार एक ऑरेंज बिल्ली देखी थी। उसने रिया की तरफ देखा और पूछा, बड़ी दीदी, क्या मैं इसे गोद में ले सकता हूँ? वो तुम्हें इसे गोद में लेने के लिए कभी नहीं देगी, प्रशांत ने कहा। सभी कस्टमर्स रिया की तरफ देखने लगे। उन्होंने कभी भी अगली डकलिंग को रिया के अलावा किसी और की गोद में नहीं देखा था, इसलिए उन्हें लगा कि प्रकाश को भी डिसअपॉइंट ही होना पड़ेगा। रिया थोड़ी देर शांत रही और प्रकाश को देखती रही। प्रकाश की आंखों में अभी भी आंसू ही थे। फिर रिया ने बिल्ली प्रकाश को देते हुए कहा, ले लो, लेकिन ध्यान रखना और इसे नीचे गिरने मत देना, ये काफी मोटी हो गई है। अगली डकलिंग भी थोड़ी चबी थी लेकिन मोटी नहीं हुई थी। अगली डकलिंग दुखी होकर रिया की तरफ देखने लगी। ये मुझे ही लग रहा है यह रसमलाई खाने से मेरे निशान गायब हो गए हैं, एक औरत ने खुशी से झूम कर कहा।